नमस्कार। जस्टिस यशवंत वर्मा तो आपको याद होंगे। पिछले साल एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ था जिन्होंने पूरी जुडिशरी को हिलाकर रख दिया था और पूरी न्यायिक व्यवस्था, न्यायमूर्तियों का जो आचरण है उसे लेकर के बहुत सारे सवाल सामाजिक रूप से खड़े होने शुरू हो गए थे। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा जो दिल्ली में थे, हाई कोर्ट में जज, और उनके घर से जले हुए नोट बरामद हुए थे। कुछ दिन तक यह मामला दबा रहा था, लेकिन बाद में जब इसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मिला था तो उन्होंने इसमें जांच के आदेश दिए थे और उसके बाद एक कमेटी बनी थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। वो रिपोर्ट चीफ जस्टिस ने सौंप दी थी राष्ट्रपति को। यानी कि सीधा सीधा मामला यही था कि यशवंत वर्मा इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं थे और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला कार्यपालिका के, विधायिका के क्षेत्र में डाल दिया था कि लीजिए साहब, हमारे से तो कहने से इस्तीफा दिया नहीं इन्होंने, हमने तो इनका ट्रांसफर कर दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन उसके बाद भी ये माने नहीं और उन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया है। इसके बाद प्रक्रिया शुरू हुई, महाभियोग चलाया जाएगा उनके खिलाफ। ये तो होता ही है कि महाभियोग के माध्यम से हटाया जाएगा और महाभियोग के लिए पार्लियामेंट में चर्चा होगी। पार्लियामेंट में दोनों पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों इस पर सहमत होंगे। फिर उसके बाद उन्हें हटाए जाने के लिए वोटिंग होगी। बात पूरी लंबी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी थी। उसमें ओम बिरला ने कमेटी भी बना दी थी जो लोकसभा के स्पीकर हैं। और मैं आपको बता दूं कि यह प्रकरण इतना अहम था, इतना इंपॉर्टेंट था कि इस प्रकरण को लेकर पूर्व उपराष्ट्रपति, उस समय के सभापति राज्यसभा के जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि इनके खिलाफ विपक्ष ने एक प्रस्ताव दिया था यशवंत वर्मा के खिलाफ और उस प्रस्ताव को जगदीप धनखड़ ने स्वीकार कर लिया था। इसी वजह से सरकार ने उनसे इस्तीफा देने को कहा और साथ ही साथ इसमें एक यह विवाद भी खड़ा हो गया था कि क्या इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष का एक संयुक्त प्रयास होना चाहिए हटाने के लिए, या दोनों अलग अलग प्रस्ताव लेकर के आए। सरकार को लगा कि जगदीप धनखड़ ने अपनी सीमा लांघ दी है और उन्हें इस प्रकार से, जबकि ओम बिरला लोकसभा स्पीकर इसे स्वीकार कर चुके हैं प्रस्ताव को, जिसमें संसद में दोनों पक्षों की तरफ से जो प्रस्ताव गया था, लेकिन अलग से एक राज्यसभा में जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार कर लेने का क्या मतलब है। एक संवैधानिक विकट स्थिति पैदा हो गई थी। लेकिन दोस्तों, 9 अप्रैल को अचानक राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे दिया है यशवंत वर्मा ने। यह एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। मेरे मन में भी सवाल उठे कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों। बहुत सारे लोगों ने इस पर समाचार दिए, सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने लिखा, कुछ लोगों ने वीडियो भी बनाए, लेकिन मेरे मन में यह था कि इस बारे में कुछ तकनीकी बातें जरूर हमें जाननी चाहिए। साथ ही साथ हमें यह भी जानना चाहिए कि अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो उनका ऐसा क्या नुकसान होने जा रहा था कि उन्होंने डरकर इस्तीफा दे दिया। मार्च 2026 में जब संसदीय समिति ने रोजाना सुनवाई शुरू की तो यह साफ हो गया था कि न्यायमूर्ति वर्मा के लिए खुद को बेगुनाह साबित करना मुश्किल होगा। संसदीय समिति वही जो ओम बिरला ने बनाई थी और 9 अप्रैल को उन्होंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके साथ ही उन्होंने लोकसभा समिति को एक विस्तृत पत्र भी लिखा, जिसे विड्रॉल लेटर कहते हैं, जिससे उनके इस्तीफे के असली कारण सामने आते हैं। इन कारणों को समझने की कोशिश इस वीडियो में करेंगे। आप जरा ध्यान से सुनिएगा और आप सब लोगों से निवेदन है कि हम इतनी मेहनत से अपना कंटेंट तैयार करते हैं। आप लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, केवल वीडियो देख लेते हैं। भाई, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, प्लीज सब्सक्राइब अवश्य करें। तो न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने समिति को लिखे अपने पत्र में जांच के तरीके पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि उनके खिलाफ मामला पक्के सबूतों के बजाय सिर्फ अनुमान और शक पर आधारित है। आपराधिक कानून का एक बुनियादी नियम है कि जब तक किसी का दोष पूरी तरह साबित ना हो जाए उसे निर्दोष माना जाता है। न्यायमूर्ति वर्मा का आरोप था कि समिति ने इस नियम को पलट दिया। आरोप लगाने वाले ऐसा कोई सबूत नहीं दे पाए जो बरामद हुए पैसों को सीधे तौर पर उनसे जोड़ सके। इसके बावजूद उन पर यह दबाव डाला गया कि वे खुद को निर्दोष साबित करें। उन्होंने अपने इस पत्र में लिखा कि बिना कोई ठोस मामला बनाए ही खुद को बेगुनाह साबित करने का सारा बोझ उन पर डाल दिया गया। यह बात उनकी सही भी है। उन्होंने साथ ही साथ यह भी लिखा
किसी भी निष्पक्ष जांच में आरोपी को वे सभी दस्तावेज और गवाह मिलने चाहिए जिनसे वह अपना बचाव कर सके। न्यायमूर्ति वर्मा का आरोप है कि जांच समिति ने जानबूझकर उन गवाहों और सबूतों, जैसे कि जो आधिकारिक अग्नि वाली रिपोर्ट थी, उनको हटा दिया जो उनके पक्ष में थे। उन्होंने यह भी कहा कि जब उनके वकीलों ने गवाहों से क्रॉस एग्जामिनेशन किए और उनके बयानों में कमजोरियां नजर आने लगी तो समिति ने उन गवाहों को ही सूची से हटा दिया। अपने आप को डिफेंड करने के लिए देखिए कितने तगड़े पॉइंट लेकर के आए हैं। इस भेदभावपूर्ण रवैये से उन्हें लगा कि समिति पहले ही अपना फैसला तय कर चुकी है और उनके सामने खुद को निर्दोष साबित करना नामुमकिन है। राष्ट्रपति को दिए हुए इस्तीफे को उन्होंने एक भावुक भरी भाषा का उसमें इस्तेमाल किया। उन्होंने लिखा कि मैं आपको उन कारणों से परेशान नहीं करना चाहता जिनकी वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूं, लेकिन मैं बहुत दुख के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। समिति को लिखे पत्र में उन्होंने बताया कि पिछले 1 साल से बिना किसी आधार के उनकी सार्वजनिक बदनामी की जा रही है। वे अच्छी तरह जानते थे कि अगर समिति उनके खिलाफ रिपोर्ट देती तो मामला संसद में जाता। वहां होने वाली खुली बहस में उनके पूरे कैरियर, चरित्र और उनके पुराने फैसलों की सरेआम चीरफाड़ यानी कि पोस्टमार्टम होता। इस भारी सार्वजनिक अपमान से बचने के लिए उन्हें पद छोड़ना ही सबसे सम्मानजनक रास्ता लगा। लेकिन वो अपनी बात कह रहे हैं। मैं आपको बताता हूं पहले कि उन्होंने ये क्यों इस्तीफा दिया है, लेकिन सबसे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि यदि महाभियोग उन पर चलता तो क्या होता। और हमें यह सोचना होगा कि अगर वे इस्तीफा नहीं देते और इंपीचमेंट की प्रक्रिया पूरी होती तो क्या होता। भारत में किसी जज पर महाभियोग चलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर यह सफल हो जाता तो इसके नतीजे उनके लिए बेहद भयानक होते। संविधान के अनुसार किसी जज को केवल साबित हुए कदाचार या अक्षमता, कोई गंभीर दोष या काम न कर पाने की स्थिति, ऐसी स्थिति में ही राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। और उन्हें ऐसा लग रहा था कि संभवतः कुछ ऐसा ही होगा। अगर जांच समिति उन्हें दोषी मानती तो रिपोर्ट लोकसभा में जाती। इसके बाद दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, इस पर चर्चा होती और जज को अपना बचाव करने का मौका मिलता। इसे पास करने के लिए विशेष बहुमत चाहिए होता है, कुल सदस्यों का बहुमत और वोट डालने वालों का कम से कम 2/3। अगर यह पास हो जाता तो राष्ट्रपति उन्हें हटाने का आदेश जारी कर देती। देखिए, महाभियोग और यह सफल होता, जैसा कि मुझे लग रहा था कि यह सफल होता ही, तो अब असली रीजन मैं आपको बताता हूं जिसकी वजह से जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा देने का फैसला किया। देखिए, उन पर बड़ा विपरीत प्रभाव इसका पड़ने वाला था। महाभियोग द्वारा हटाए जाने को कानून के तहत रिटायरमेंट नहीं माना जाता है। अगर उन्हें महाभियोग के जरिए हटाया जाता तो उनकी जिंदगी भर की पेंशन पूरी तरह से छिन जाती। इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली सुविधाएं जैसे नौकर भत्ते, जीवन भर की मेडिकल सुविधाएं, ये भी सब बंद हो जाती। मतलब जो सरकार देती है किसी सरकारी कर्मचारियों को, वो सारी सुविधाएं उनकी बंद हो जाती। रिटायरमेंट के बाद एक हाई कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट या किसी दूसरे हाई कोर्ट में वकालत कर सकता है, लेकिन अगर संसद किसी जज को दोषी मानकर हटा दे तो वह व्यक्ति भविष्य में सरकार का कोई भी पद लेने के अयोग्य हो जाता है। इसके अलावा भ्रष्टाचार साबित होने पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया उनका वकालत का लाइसेंस भी रद्द कर देती, जिससे उनका पूरा करियर खत्म हो जाता। आज तक भारत के इतिहास में किसी भी हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट के जज का महाभियोग चलाकर हटाने का उदाहरण सामने नहीं आता है। अगर ऐसा होता तो न्यायमूर्ति वर्मा भारतीय इतिहास में महाभियोग द्वारा हटाए जाने वाले पहले जज बन जाते और यह धब्बा उनके और उनके परिवार के प्रति सामाजिक और प्रोफेशनल रूप से मौत के समान होता। यह सबसे बड़ी वजह है दोस्तों। परिवार पर जिंदगी भर यह लांछन लग जाता कि भाई इनका जो पिता था या इनका जो ससुर था या इनका जो बेटा था वो भ्रष्टाचार के कारण उसको पार्लियामेंट में अभियोग चला करके हटाया गया था और संसद की खुली बहस और टीवी पर उसका सीधा प्रसारण उनके जीवन का सबसे अपमानजनक हिस्सा होता। वैसे मैं आपको बता दूं, इस्तीफे के पीछे उनकी एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग भी है। क्योंकि न्यायमूर्ति जस्टिस वर्मा कानून के बहुत बड़े जानकार हैं, तो जो उनका जो ये इस्तीफा है ये कोई ऐसा नहीं है कि उन्हें अचानक लगा कि पार्लियामेंट में चर्चा होगी इसलिए जल्दबाजी में इस्तीफा दे दूं।
बल्कि यह कानून और नियमों की कमियों का फायदा उठाने वाली एक सोची समझी रणनीति भी है। इसके पीछे उनका जो दिमाग लगा था वो निश्चित रूप से वो बात तो थी जो मैंने ऊपर बताई कि न्यायमूर्ति वर्मा और उनके वकील जानते थे कि इस्तीफा और हटाया जाना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। बॉम्बे हाईकोर्ट के एक हालिया फैसले के अनुसार जजों के लिए इस्तीफा देना भी रिटायरमेंट का ही एक तरीका माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के वे पुराने नियम जिसमें इस्तीफे पर पेंशन नहीं मिलती सिर्फ आम सरकारी कर्मचारियों पर ही लागू होते हैं, जजों पर नहीं। जजों के लिए बने विशेष कानून के तहत इस्तीफा देकर न्यायमूर्ति वर्मा ने अपनी आजीवन पेंशन और भत्ते सुरक्षित कर लिए। उन्हें लगा कि एक हारी हुई लड़ाई लड़ने से बेहतर है कि खुद ही पद छोड़ दिया जाए। जजों से जो जुड़े कानून है, 1968 का कानून है, उसका मकसद सिर्फ कुर्सी पर जो सिटिंग जज है उसको हटाना है। अगर कोई जज जांच के बीच में ही इस्तीफा दे दे तो सच्चाई जानने के लिए जांच जारी रखने का भी कोई नियम नहीं है। समझे आप? न्यायमूर्ति वर्मा ने इसी कानून की कमी का फायदा उठाया। उनके इस्तीफा देते ही उन्हें हटाने की बात ही खत्म हो गई। नतीजा यह हुआ कि जांच समिति की सारी कार्रवाई रातों रात बेमतलब और बेअसर हो गई। उन्होंने उस पूरी प्रक्रिया को ही रोक दिया जो उन्हें सजा देने के लिए बनाई गई थी। भारत में नियम है कि किसी मौजूदा जज के खिलाफ भ्रष्टाचार या कोई अन्य केस जैसे कि सीबीआई का या ईडी का जो कोई केस हो, उससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजीआई की अनुमति लेनी पड़ती है। जब तक वे पद पर थे बिना सीजीआई की अनुमति के कोई जांच नहीं हो सकती थी। लेकिन चूंकि सीजीआई खुद उन्हें हटाने की सिफारिश कर चुके थे, इसलिए पूरी संभावना थी कि वे आपराधिक जांच की भी अनुमति दे देते, जेल जाना पड़ सकता था। इस्तीफा देने के बाद वे एक आम नागरिक बन गए और यह न्यायिक ढाल उनकी खत्म हो गई। अब सरकार बिना सीजीआई की अनुमति के उन पर मुकदमा चला सकती है। फिर उन्होंने यह ढाल छोड़ी क्यों? इसका भी एक जवाब है। इसका जवाब यह है कि भारत में जब कोई विवादित जज इस्तीफा देकर सिस्टम से बाहर हो जाता है तो अक्सर सरकारें और एजेंसियां उस मामले को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी खो देती हैं। उनके खिलाफ केस चलाना एक लंबी और मुश्किल प्रक्रिया होती। न्यायमूर्ति वर्मा ने इस बात पर दांव खेला कि पद छोड़ने के बाद मामला ठंडा पड़ जाएगा और लोग इसे भूल जाएंगे। यानी कि जिसे कहते हैं ना कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी कि जो चीज आंखों से दूर हो गई वो दिमाग से भी निकल जाती है। राष्ट्रपति और समिति को लिखे गए उनके पत्र असल में अपनी जो छवि बचाने की है, जो नैरेटिव बिल्डिंग हो रही थी, उसका एक तरीका था। उन्होंने यह कभी नहीं माना कि पकड़ा गया पैसा उनका था। इसके बजाय उन्होंने जांच के तरीके पर ही सवाल उठाए शुरू से। उन्होंने खुद को एक भ्रष्ट जज के बजाय अन्याय का शिकार बताया था। उनका यह कहना कि इतिहास याद रखेगा कि मेरे साथ कैसे गलत व्यवहार हुआ, एक बहुत ही चालाक और शातिर किस्म की पीआर रणनीति थी। वे चाहते थे कि लोग उन्हें एक भ्रष्ट व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे जज के रूप में याद रखें जिसके साथ नाइंसाफी हुई, जिसे कहते हैं ना कि विक्टिम कार्ड प्ले करना। और उन्होंने विक्टिम कार्ड प्ले किया और अलग हो गए। लेकिन अभी सरकार के पास अवसर है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का, अगर इसमें प्रमाण है तो। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यह भी प्रमाण दिए थे कि जो उनके घर से नोट जले हुए मिले थे तो वहां से एक सवाल यह भी उठा था, किसी ने यह भी कहा था वहां पर उनके घर में से ही संभवतः ये जो अखबारों में खबरें आई थी कि अंदर गांधी जी फूंके जा रहे हैं या अंदर गांधी जी जलाए गए हैं। आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अच्छा लगे, खोज परक लग रहा है, दिलचस्प लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।